नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और देवनागरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने स्वर संधि को पूरी तरीके से समझ लिया था, जो कि 2 पार्ट में हमने कवर किया था। आज संधि का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम व्यंजन संधि को समझने वाले। व्यंजन संधि में कोई प्रकार नहीं देखेंगे, हम यहां पर उनके रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे। स्वर संधि में तो प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आशा करता हूं आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आपको प्रकार देखने को नहीं मिलेगी, यहां पर आपको रूल्स देखने को मिलेंगे, नियम देखने को मिलेंगे। अब व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-4-5 नियम के बाद में आप जो है वो बहुत थका हुआ सा महसूस करने लगो, बोरिंग सा लगने लगे। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखें, ठीक है। पहले 20-25 मिनट का पहले देख लिया, फिर 20-25 मिनट का बाद में देख लिया, नोट्स हल्के से बना लिए, देख लिए। इससे क्या होगा कि आपको वो बोझिल नहीं लगेगा, परेशान सा नहीं करेगा। वरना 17-18 नियम आपको हल्का सा परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके भी देख लेंगे तो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि व्यंजन जो पूर्ण नहीं होता, जो स्वतंत्र भी नहीं होता, और जिसे पूरा करने के लिए, जिसे बोलने के लिए, जिसका स्वतंत्र उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। आपने किसी भी व्यंजन में, किसी भी कॉन्सोनेंट में आपने उसके नीचे एक हलंत देखा होगा। यह हलंत उसे यही बताता है, यह किसका प्रतीक है, तो हम कह सकते हैं ये आधा करने का प्रतीक है। तो यहां पर जो है वो आपका क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया। स्वर में कभी भी नीचे हलंत नहीं देखा होगा। तो कुल मिलाकर यदि हम ये सारी बात करें तो यहां पर व्यंजन में हलंत देखने को मिलेगा। अब यही चीज आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी आपको व्यंजन संधि में, कि जब व्यंजन संधि देखेंगे तो आपको प्लस के पहले हलंत वाला व्यंजन देखने को मिलेगा, और यही बताएगा कि हां भाई यहां पर आपका व्यंजन संधि है। जैसे यदि मैं यहां पर लिख दूं वाक धन ईश, जैसे मैं यहां पर लिख दूं वाक धन ईश, तो आप कहेंगे सर यहां पर व्यंजन संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर का में हलंत नहीं है। हलंत का मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से या वो मूल रूप से कोई व्यंजन लिखा जा रहा है। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए एक बार पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। कह रहा है व्यंजन के बाद, मतलब व्यंजन के बाद से मतलब प्लस के पहले क्या आएगा, व्यंजन आएगा। क्या लिखा? व्यंजन के बाद मतलब प्लस के पहले आएगा व्यंजन। ये देखिए, प्लस के पहले व्यंजन। स्वर या व्यंजन आ जाए प्लस के बाद, आपको या तो स्वर मिल सकता है या तो व्यंजन मिल सकता है। प्लस के पहले स्वर में व्यंजन मिल जाए, बाद में स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है। आने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब मैं पहले ही बता चुका था, कोई किसी भी प्रकार के चेंजेस हो, किसी प्रकार का कोई बदलाव हो, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अर्थात व्यंजन के बाद स्वर मिल जाए या तो व्यंजन मिल जाए। जैसे अभी हमने यहां पर लिखा था, ये यही देख लेते हैं, वाक धन ईश, प्लस के पहले देखिए का में हलंत लगा है, अर्थात ये व्यंजन का रूप है। बाद में यदि आपने देखा तो ई है, ये एक स्वर है। तो प्लस के पहले आपको मिला व्यंजन हलंत के साथ, बाद में मिला स्वर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका व्यंजन संधि होगा। अगला जैसे देखें, प्लस के पहले ता में हलंत है, ता में हलंत है, तो ये क्या होगा, एक व्यंजन है। बाद में देखिए, बाद में स्वर नहीं है, यहां पर स्वर था, यहां पर स्वर नहीं है, यहां पर व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन कुल मिलाकर 33 हैं। कौन कौन से?
क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। 25 तो ये हो गए। इसके बाद य र ल व, ये हो गए 4। श श सा और ह, ये हो गए 4। 25 और 4 29 और 4 33, टोटल हो गए 33। ठीक है, ये व्यंजन है। इन व्यंजन के साथ में स्वर यदि हम मिलाएंगे तो वो एक पूर्ण वर्ण बन जाता है। जैसे मान के चलो, ये लिखा हुआ है आपके सामने त रखा है, आधा है भाई, इसको हमें पूरा करना है तो आप कोई स्वर मिला दो तो ये हलन घटेगा और ये पूरा हो जाएगा। सीधा सा फंडा है। तो ये होता है मिलने का। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, पहले व्यंजन बाद में स्वर होता है। मैं संधि जब हम बदलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रूल्स बदल जाएंगे, रूल्स वही रहेंगे जो स्वर संधि में थे, जो वर्णमाला में थे, जो सब जगह हैं, वो यहां पर भी रहेंगे। तो यहां पर क्या रूल है, यहां पर भैया पहले व्यंजन है बाद में स्वर, पहले व्यंजन है बाद में स्वर। ठीक है, तो ये आपस में मिल सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहां पर यदि आप देखोगे, जैसे सत धंजन में तो बेचारे ता में तो कोई व्यंजन ही नहीं है, स्वर ही नहीं है। कैसे पता चला, हलंत लगा हुआ है, तो यहां पर तो व्यंजन ही है। बाद में आप देखेंगे ज, अब जा को यदि आप तोड़ेंगे तो टूटेगा जा प्लस आ। आप खुद देखिए, प्लस के पहले, सॉरी प्लस के बाद में आपको क्या मिल रहा है, आपको जा मिल गया, जा मिल गया अर्थात व्यंजन मिल गया। तो इसमें तो आप समझ सकते हो कि यहां पर कौन सा रूल लग रहा है या किसका रूल लग रहा है, तो व्यंजन संधि का नियम लग रहा है, उसका रूल लग रहा है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको जो है वो समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो पीछे वापस करके देख सकते हैं। आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसमें फायदा ये है, बार बार एक चीज को रटने की मुझे आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यदि आपको लग रहा है तो थोड़ा हल्का सा और पीछे कर लीजिए तो वहां से कवर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे पहले देखने वाले हम इसमें रूल्स, नियम, एक एक करके सारे रूल्स देखेंगे। ठीक है, और ये आज हमारी क्लास में सारे खत्म कर देंगे। 17 रूल्स में हम सारा का सारा संधि देख लेंगे, व्यंजन संधि। वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, पहले तो आप इसको देख लो, नियम बाद में देखेंगे। नियम ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपसे एक शब्द पूछा जाएगा, वहां पर आपको जो है वो या तो इसको तोड़ना है या तो जोड़ना है, बहुत इजी होता है। ठीक है, यहां पर लिखा है वर्ग का पहला वर्ण, मतलब प्लस के पहले मित्र आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वर्ग का पहला वर्ण। अब वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, एक बार देख लीजिए। वर्ग का पहला वर्ण समझा देता हूं। ठीक है, जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ग, इसे छापना है तो छाप लेना, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 25 वर्ण है। इसका यदि आप ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये कहलाएगा वर्ग का पहला वर्ण। ये वाला हिस्सा जो आप देखोगे ये कहलाएगा वर्ग का दूसरा वर्ण। ये हिस्सा देखोगे तो ये कहलाएगा वर्ग का तीसरा वर्ण। ये देखोगे तो ये कहलाएगा वर्ग का चौथा वर्ण। और ये कहलाएगा वर्ग का पांचवा वर्ण। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है तो आप कहेंगे क, च, ट, त और प। आपसे कहा जाए दूसरा तो ख, छ, ठ, थ और फ। आपसे कहा जाए तीसरा तो ग, ज, ड, द और ब। आपसे कहा जाए चौथा तो घ, झ, ढ, ध और भ। और आपसे कहा जाए पांचवा तो ग, य, ण, न और म। ये होंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं, अब कहानी और अच्छी समझ में आएगी। इसमें क्या कहा है, वर्ग का पहला वर्ण। तो वर्ग का पहला वर्ण देखिए क, च, ट, त और प, ये हो गए आपके। ठीक है, तो वर्ग का पहला वर्ण आपको कहां मिलना चाहिए, प्लस के पहले मिलना चाहिए। अच्छा, प्लस के बाद भी कुछ मिलना चाहिए क्या, प्लस के बाद मिलना चाहिए आपको कोई भी स्वर। अब स्वर के बारे में तो आपको पता ही है, छोटा अ, बड़ा अ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, सब पता है। ठीक है, तो आपको प्लस के बाद में स्वर मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, तो तीसरा मिल सकता है, तीसरा वर्ण। वैसे यहां पर लिखे हैं
लेकिन वापस अपन टेबल में देखेंगे। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है ग, ज, ड, द और व। मतलब आपको तीसरा वर्ण मिल जाए प्लस के बाद में, और चौथा वर्ण मिल जाए। तो चौथा कौन सा है? घ, झ, ढ, ध और भ, ये मिल जाए। और क्या मिलना है? और अंतस्थ व्यंजन मिल जाए। अब आप कहोगे सर ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। तो ये भी आपको प्लस के बाद मिल सकते हैं जो यहां पर मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? प्लस के पहले आपको ये मिल जाए वर्ग का पहला वर्ण, बाद में स्वर मिल सकता है, स्वर नहीं मिले तो तीसरा मिल सकता है, तीसरा भी नहीं मिला तो चौथा मिल सकता है, चौथा भी नहीं मिला तो अंतस्थ मिल सकता है। यदि अंतस्थ भी नहीं मिला तो ये रूल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फिर रूल ही नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें चाहिए। अब आपने कहा चलो ठीक है, प्लस के पहले हमें वर्ग का पहला वर्ण मिल गया, प्लस के बाद में हमें ये सब कुछ मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये जो वर्ग का पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा। कैसे? देखिए, ये का बदलेगा गा में, ये चा बदलेगा जा में, ये टा बदलेगा डा में, ये ता बदलेगा दा में, और ये पा बदलेगा बा में, ये पा बदलेगा बा में। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जगत धन ईश। इजी है, इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखो आप बनता कैसे है। ठीक है, प्लस के पहले देखिए आपको मिल रहा है ता। अब आपको ता ठीक है, लेकिन वो वर्ग का पहला वर्ण है या नहीं? तो देखिए ता वर्ग के पहले वर्ण के हिस्से में देखिए नहीं है, यहां नहीं है, ये देखिए मिल गया। मतलब आपको ता वर्ग का पहला वर्ण मिल रहा है। अब बाद में ई मिला, तो ई क्या है? क्या ई स्वर है? तो देखिए ई स्वर है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका रूल लग रहा है, यहां पर भी रूल लग रहा है, दोनों तरफ से रूल लगेगा, तो इसमें ये रूल लग जाएगा। अब रूल लगेगा तो क्या होगा? ये जो वर्ग का पहला वर्ण है मतलब ता है, ये अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो तीसरा वर्ण क्या है? ता का। तो ता का तीसरा वर्ण है, सॉरी ता यहां पर, ये टा है। ठीक है, ता यहां पर, तो ता का तीसरा होगा दा। तो ता आधा था तो दा भी आधा रहेगा। तो देखिए आधा रख देते हैं, ज, ग, द और ईश। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब व्यंजन पहले आधा हो और बाद में स्वर हो तो ये आपस में मिल सकते हैं। तो मिला दीजिए, दा में बड़ी ई की मात्रा दी और शाह जगदीश। ठीक है, तो क्या हो गया? जगदीश शब्द बन गया। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ऋक धन वेद, बहुत आसान सा है, पता ही होगा हमें। ऋक मतलब होता है पुराना और वेद मतलब वेद। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए प्लस के पहले देखेंगे तो आपको का मिल रहा है। क्या का वर्ग का पहला वर्ण है? तो है। ठीक है, बाद में आपको मिल रहा है वा। क्या मिल रहा है? वा। तो वा कैसे? वा में एक ही मात्रा वे है, इसका मतलब ये टूटेगा कैसे? पहले व्यंजन बाद में स्वर। तो प्लस के सबसे पास क्या है? व्यंजन है वा। तो देखिए वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो रूल तो लगेगा। और जब ये रूल लगेगा तो ये का किस में बदल जाएगा? तो का बदल जाएगा आपका तीसरे में। तो का तीसरा क्या है? गा, अर्थात हो जाएगा ऋग। अच्छा आप मुझे बताइए कि यहां पर गा आधा आएगा या पूरा आएगा? तो आप कहेंगे सर यहां तो आधा आएगा। क्यों? क्योंकि का भी आधा है तो गा भी आधा आएगा।
तो गा आधा लिखेंगे और वेद। अच्छा, जगदीश में भी ध्यान रखना, द आधा ही आया था, लेकिन उसमें स्वर मिल गया तो वो पूरा बन गया। अब यहां पर बेचारे को कोई स्वर मिल ही नहीं रहा है पूरा होने के लिए, तो वो आधा ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे शट धन आनंद, शट धन आनंद, शट धन आनंद, प्लस के पहले टा, प्लस के बाद आ, प्लस के पहले टा, ये देखिए वर्ग का पहला वर्ण है ये, और बाद में देखेंगे स्वर है तो ये है, रूल लग रहा है। जब रूल लगेगा तो टा को किस में बदलेंगे, तो टा का तीसरा है ट ठ डा, देख लो टा का तीसरा डा, ये डा मिलेगा। इसे हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, शट का हो जाएगा डा, बड़ा आ जुड़ेगा तो हो जाएगा षडानंद। आधा हुआ था लेकिन स्वर मिला दिया, आ रहा है समझ में, स्वर हमने मिला दिया इसलिए बड़े आ की मात्रा बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से लगाया, कभी बड़ा आ लगा दिया कभी आधा लगा दिया, ऐसा नहीं है। जो उसके बाद में स्वर होता है उसके हिसाब से ही हम चीजों को देखते हैं, उससे फॉलो करके हम सारी चीजें करते हैं। तो यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। ये पहला रूल था। पहला रूल क्या था, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदलता है, अपने ही तीसरे वर्ण में बदलता है। अब ये कब बदलता है ये हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किताब में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। वो कॉपी, वो किताब ही आपकी कॉपी है। ठीक है, इतने कंसाइज है कि उससे कवर अप हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। चाहे तो आप लिख सकते हैं जिससे थोड़ा सा याद रह जाए, कुछ लोगों को बिना लिखे याद नहीं होता तो वो लोग लिख सकते हैं। बाकी सोचे कि नहीं यार ये नोट डाउन कर लें, ये किताबों में नहीं होगा, तो अपनी किताब में है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और कोशिश करें कि जब भी पढ़ाई करें, जब भी आप कोई भी क्लास लें, तो आपके पास, आपके सामने वो किताब होनी चाहिए। इसलिए जो मेंटरशिप के बच्चे हैं उनको मैंने किताबें भिजवाई हैं, यदि नहीं पहुंची हैं तो वो जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो मेंटरशिप में नहीं है, तो सामान्य जिन्होंने कोर्स लिया है तो वो किताब अवश्य ले ले, जिससे जो है वो आप उसका बढ़िया से देखकर आप चीजों को समझ सके। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित है। ये देखिए, वर्ग का पहला वर्ण, अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होगा, का, चा, टा, ता और प, ये वर्ग के पहले वर्ण। पांचवा वर्ण के बारे में देखेंगे, पांचवा वर्ण कौन सा है, तो पांचवा वर्ण भी यदि हम वापस पीछे जाएं तो आपको मिलेगा, देखिए पांचवा वर्ण ग, या, ड़, ना और मा, ये पांचवे वर्ण है, तो पांचवे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, अब बाद में क्या आया इसके, मतलब प्लस के पहले तो ये मिल जाएगा, प्लस के बाद में क्या मिलना चाहिए, केवल दो वर्ण, ना या तो मां, या तो ना मिल जाए या तो मां मिल जाए, तो वो किस में बदलेगा, पांचवे में बदलेगा। अब मैं एक ऐसे शब्द की बात करने वाला हूं जो शब्द आपके एमबीपीएससी 2021 में पूछा हो गया। ठीक है, पहले देखते हैं कौन सा शब्द है, वो है वाक्धनमय। वो शब्द है वाक्धनमय। ठीक है, शब्द को अच्छे से देखिए। आप कब तक किसी भी शब्द को नहीं जान सकते जब तक आप उसे नहीं पहचान सकते। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी जान पाओगे और उसमें रूल लगा पाओ। ठीक है, अब आपका सर जान और पहचान में अंतर क्या है, लगभग एक ही है। पहचानने का मतलब है कि उसकी आइडेंटिटी को जानना, और जानने का मतलब है कि हम उसे अपने स्वभाव के रूप में कैसे जानते हैं, तो वो होता है ये। तो जान पहचान हम सामान्यतः एक साथ ही बोल देते हैं, बट उनमें हल्का सा अंतर है। जैसे युद्ध और लड़ाई में अंतर है, वैसे जान और पहचानने में। पहचान मतलब होता है कि आइडेंटिटी, हल्का सा भाई ऐसी आंख है ऐसे कान है तो भाई पहचान है उसकी। ठीक है, जानना मतलब उसके भावों के द्वारा जानना, तो वो जान होता है। ठीक है, चलिए, तो वाग्धनमय प्लस के पहले आपको वर्ग का पहला वर्ण मिला, तो आप कहेंगे सर मिला क्यों, का, च, टा, ता और पा। का है
इसके मतलब है यहां तो रूल फॉलो हो रहा है। अगला प्लस के बाद देखा मां, मां चाहिए था क्या, तो देखिए हां, ना चाहिए था या मां चाहिए था, ना तो नहीं मिला लेकिन मां तो मिल गया ना। जब मां मिल गया इसका मतलब है कि यहां रूल लग जाएगा। अब रूल कैसे लगेगा, का की जगह उसका पांचवा वर्ण आएगा, तो का का पांचवा क्या है, का पांचवा है ग। ये देखिए का पांचवा है ग, आधा आएगा या पूरा, आप कहेंगे सर आधा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई का आधा है तो गा भी आधा रहेगा और शब्द बन जाएगा वांग में, और यही सही शब्द था। वांग में आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है, सर्वथा गलत है, ये सही है। वांग में वो शब्द गलत है, ये सही, गा लगे। अब ये ग पंचम वर्ण के रूप में नहीं है, ये संधि के रूप में है, इसलिए इसको लगाना आवश्यक। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। जगत धननाथ, जगत धननाथ, प्लस के पहले देखिए ता, वर्ग का पहला वर्ण है तो बिल्कुल है, ठीक है। बाद में देखेंगे ना, तो ना, ये देखिए पहले मां मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, ना मिल रहा है, इसका मतलब ये रूल लग जाएगा। और जब ये रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, जगत धननाथ का जगन्नाथ, इस गा को आधा करके नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ना को तो लिखा जा सकता है। तो ना को जब लिखा जा सकता है तो आप जगन्नाथ लिख दो, जो जगत के नाथ हैं वो जगन्नाथ। क्लियर है, चलिए तो ये भी समझ में आ गया। पहला नियम था वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदलता है, दूसरा नियम वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में बदलता है। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब करते जाइएगा। आगे बढ़ते, तीसरा रूल है ता के बाद यदि चा या छा हो, देखिए ता के बाद चा या छा, ता के बाद चा या छा, ध्यान रखना है इन नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने की मतलब इस तरीके का कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि भाई कौन से नंबर का नियम लग रहा है, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, हो ही नहीं सकता, न ऐसा अभी तक किसी एग्जाम में पूछा गया। हाँ, बस आप उसके स्वरूप को, उसकी प्रक्रिया को समझ लीजिए। ता के बाद चा या छा आएगा तो ये जो ता है वो चा में बदलेगा, ये ता का चा हो जाता है, ये ता चा में बदलेगा। जैसे मैंने लिखा सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, प्लस के पहले ता है उसके बाद चा है, तो ता चा में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ता का कर दीजिए चा और चरित्र, तो क्या हो गया, सच्चरित्र, तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें जैसे उत्धन चारण, उत्धन चारण, तो प्लस के पहले देखिए ता है, ये देखिए ता, प्लस के बाद चा है, ये देखिए चा, तो ता किसमें बदल जाएगा, चा में हो जाएगा उच्चारण। जैसे उत्धन छिन्न, उत्धन छिन्न, प्लस के पहले ता है, ठीक है, ठीक है, बाद में छा है, तो देखो चा तो नहीं मिल रहा, अब इस बार क्या मिल रहा है, छा मिल रहा है, लेकिन ता बदलेगा किस में, तो या तो भाई चा हो या तो छा हो, कुछ भी हो, लेकिन बदलेगा तो चा में बदलेगा, तो हो जाएगा उच्छिन्न। तो क्या हो जाएगा, वो उच्छिन्न हो जाएगा। और आपको पता है छोटा ई के पहले, छोटा ई के पहले हम कभी कभी क्या लगा सकते हैं, या हम उसके सामने आगे की ओर हम जो है वो मात्रा लगा सकते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, वो उच्छिन्न बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर उच्छिन्न ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, तो उच्छिन्न ये शब्द आपका यहां पर, ये कई सारे मैंने एग्जाम्पल इसमें बता दिए, कम ही एग्जाम्पल है, छोटे छोटे नियम है, इसमें कम ही एग्जाम्पल पूछे जाते। स्टार्टिंग का पहला और दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से देखकर जाना है, ठीक है, लेकिन इन नियमों को भी देखकर जाइएगा, क्योंकि ज्यादातर मुझे लग रहा है आयोग अब इन छोटे छोटे नियमों से प्रश्न पूछ रहा है।
जैसे पूछ लिया गया था अहोरात्र, अब अहोरात्र में जो है वो गिनती के 4 या 5 ही एग्जाम्पल होंगे, अब लेकिन फिर भी वो पूछ लिया, तो अब उसकी मंशा जो है वो ऐसे नियमों से है जिस पर लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, जिसको ज्यादा देखते नहीं है, तो उनको अच्छे से समझ लेना। अगला नियम देखते हैं, इसी से ही रिलेटेड है कि ता के बाद यदि जा या झा हो, यदि ता के बाद या तो जा मिल जाए या तो झा मिल जाए, तो ये ता जा में बदल जाता है। ता के बाद यदि जा या झा हो तो ता जो है वो जा में बदल जाता है। अब एक चीज देख रहे हो आप, तीसरे जो रूल शुरू हुआ है इस वाले रूल से, तो यहां पर प्लस के पहले ता मिल रहा है, ठीक है। और इस वाले नियम में भी देखेंगे तो इसके बाद भी आपको प्लस के बाद क्या मिल रहा है, ता मिल रहा है, तो सॉरी प्लस के पहले ता मिल रहा है। तो यहां पर कुल मिलाकर हमें देखने को मिल रहा है कि अभी ता के संबंध में नियम आ रहे हैं, तो हम इन्हें ता संबंधी नियम भी कह सकते हैं। ये वाला, ये ता संबंधी नियम प्लस के पहले ता है, प्लस के पहले ता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये ता संबंधी नियम में जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, प्लस के पहले ता उसके बाद जा, तो प्लस के पहले ता है, ये काम कर रहा है क्या भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल काम कर रहा है, प्लस के पहले ता है। बाद में देखा जा, क्या ये काम कर रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये काम कर रहा है। इसका मतलब ता बदलेगा जा में, तो आधा आएगा या पूरा आएगा भाई, जब ये ता आधा है तो जा भी आधा आएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। बहुत सारे बच्चे उज्ज्वल शब्द को गलत लिखते हैं, यदि आप भी इस शब्द को इस तरीके से लिखते हैं बच्चा, तो ये गलत होगा, ये सर्वथा गलत होगा। क्योंकि आप खुद देखिए संधि में क्या है, उत धन ज्वल है, उत धन जवल थोड़ी है। तो जब उत धन ज्वल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल बनेगा, ना कि उज्जवल। ये वाला जो है वो आपका गलत। एक आधा एग्जाम्पल और देखना है, तो जैसे उत धन झंकार, झंकार का मतलब है वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना, तो प्लस के पहले ता आपने लगाया, ठीक है, प्लस के बाद आपने झा लगाया, तो ता किस में बदलेगा, ता जा में बदलेगा, झा में तो नहीं बदलेगा, क्योंकि भाई यहां तो जा ही है, ये देखो जा ही है, तो ये ता बदलेगा आपका जा में, तो हो जाएगा उज्झंकार। ठीक है, तो यहां पर भी जा में बदला, यहां पर भी जा में बदला, क्योंकि बदलना तो अल्टीमेटली जा में है, लेकिन प्लस के बाद या तो आपको जा मिल सकता है, ये देखिए, या तो आपको झा मिल सकता है, ये देखिए। क्लियर है यहां तक। अगला नियम देखते हैं जो भी ता संबंधी नियम के अंतर्गत आएगा, और वो है ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। अब आपको प्लस के पहले ता मिलेगा, बाद में ला मिलेगा, जैसा कि पहले भी हो रहा था, पहले भी आपको ऐसा ही कुछ मिल रहा था, प्लस के पहले ता बाद में चा छा, प्लस के पहले ता बाद में जा झा, प्लस के बाद पहले ता और बाद में ला, तो ये ला में बदल जाएगा। जैसे उत धन लेख, उत धन लेख, तो प्लस के पहले ता, प्लस के बाद ला, प्लस के पहले ता, प्लस के बाद ला, तो ये ता ला में बदलेगा, आधा या पूरा, आप कहेंगे सर आधा, शब्द बन जाएगा उल्लेख, तो शब्द बन जाएगा उल्लेख। एक ठीक है, इसके बाद जैसे उत धन लाश हो जाता है,
जैसे उत धन लाश आ जाता है। ध्यान रखना, ये लाश लाश नहीं है, वरना कहेंगे कि मुर्दा को हम जो है वो लाश कह रहे हैं, उसको लाश कहा जाता है, ये लाश है। लाश का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो उल्लास का मतलब भी क्या होगा? आनंद उत्सव, आनंद के उत्सव जिसमें हम आनंद मना रहे हैं वो उल्लास होगा। ठीक है, तो प्लस के पहले ता बाद में ला, तो ता बदलेगा ला में और बन जाएगा लास, तो हो गया उल्लास। ठीक है, होली का टाइम है, दीपावली का टाइम है, शादी ब्याह का टाइम है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? उल्लास का मौका होता है, उल्लास मनाया जाता है, उल्लास में होते हैं हर व्यक्ति, तो वो उल्लास होता है। लाश का मतलब मुर्दा होता है। ठीक है, और लाश शब्द जो है वो ना हिंदी का है ना संस्कृत का है, ये एक तुर्की शब्द है। ठीक है, तर्किश शब्द आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। आशा कर रहा हूं तो समझ में भी आना चाहिए, वरना मैं आशा करता रह जाऊं तो भोसले बना दो। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला नियम, ता के बाद यदि टा हो, यदि ता के बाद टा हो तो ता टा में बदलेगा। यदि ता के बाद डा हो तो ता डा में बदलेगा। पहले से हल्का सा ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी बाद में जैसे ता के बाद चा या छा था तो बदल केवल चा में रहा था, लेकिन अब देखिए ता के बाद टा है तो ता टा में बदलेगा। ता के बाद डा है तो ता डा में बदलेगा। ट्रेंड चेंज हुआ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आराम आराम से प्यार प्यार से जो है वो इनको देखना, एकदम से हड़बड़ी के चक्कर में पूरे मत पड़ डालना, अपच हो जाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे दिमाग को भी डाइजेस्ट कराओ, वो भी करेगा, धीरे धीरे देखो। ठीक है, पहले 5-6 नियम देख लिए, फिर 5-6 नियम देख लिए, फिर 5-6 नियम देख लिए और हमारा पूरा कवर हो गया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देख लिए तो उससे क्या इजी हो जाएगा। अब इकट्ठे देख लोगे तो फिर अपच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ज्ञान कहां कहां से निकलेगा फिर आपको ही पता नहीं चलेगा, सब भूल जाओगे। तो अब देखते हैं, ता के बाद टा है तो टा में जैसे लिखा बृहत धन टीका, और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे उत धन डयन। अब देखिए प्लस के पहले ता, प्लस के पहले ता, प्लस के पहले ता, यहां तक तो काम बिल्कुल सही है। अब यहां है प्लस के पहले टा, यहां पर प्लस के पहले प्लस के बाद टा। ठीक है, यहां देखिए प्लस के बाद डा, यहां पर देखिए प्लस के बाद डा, तो ये ता वाला पोर्शन टा में बदलेगा, डा वाला पोर्शन डा में बदलेगा। लेकिन बदलेगा कौन? तो केवल ता बदलेगा। तो जैसे देखिए ता बदला टा में तो हो गया बृहत और टीका। ठीक है, इसके बाद ता बदलेगा डा में, उत मतलब उठ और डयन, तो बृहत टीका और डयन। ठीक है, इस तरीके से शब्द यहां पर बन जाएंगे, बट देखना है कि प्लस के बाद क्या है उसका ध्यान रखना है। बाकी के इनमें जो है वो ये समस्या नहीं है। ठीक है, कि बाद में चाचा है तो चा में, जा जा है तो जा में, ला है तो ला में, लेकिन ता के बाद टा है तो ता टा में बदलेगा, ता के बाद डा है तो ता डा में बदलेगा। यहां तक कहानी क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखिए अगला वाला है, अब थोड़ा सा ये और खतरनाक। अभी देखा कि प्लस के पहले बदल रहा, प्लस के बाद नहीं। ठीक है, व्यंजन संधि में आपको बहुत अजीबोगरीब नियम देखने को मिलेंगे, बट समझते चलेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाए। प्लस के पहले अभी बदलाव हो रहा था, चाहे मैं नियम नंबर 1 की कहूं, 2 का, तीसरा, चौथा, कुछ भी कहूं, तो वहां तक ठीक।
लेकिन यदि मैं इस नियम की बात कर रहा हूं जो नियम नंबर 7 है, उसमें आप देखेंगे कि आपका ये ता भी बदलेगा और ये शा भी बदलेगा। प्लस के पहले वाला भी बदल रहा है, प्लस के बाद में भी बदल रहा है। ठीक है, कब बदलेगा? जब प्लस के पहले भाई साहब आपको ता मिल जाएगा और प्लस के बाद में शा मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा सत धन शास्त्र, अब इसको अच्छे से देखिए, लिखा है सत धन शास्त्र, प्लस के पहले है ता, प्लस के पहले है ता, ठीक है, प्लस के बाद है शा, प्लस के बाद है शा, ये भी ठीक है। अब प्लस के पहले बदलेगा और प्लस के बाद में भी बदलेगा। अब आप कहेंगे सर ता को किसमें बदलना चाहते हैं? तो ता को हम बदलेंगे चा में, और शा को किसमें बदलना चाहते हैं? शा को बदलेंगे छा में। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज और समझना, जो आधा है उसे आधा रहने देंगे, जो पूरा है तो उसको पूरा रहने देंगे। उसमें छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता है? कुछ है ही नहीं। जो आधा है उसको आधा रहने दो, जो पूरा है उसको पूरा रहने दो। जैसे ये ता है, ये आधा है, तो इसकी जगह चा भी लगेगा, आधा लगेगा। अब ये श अपने आप में पूरा है और आ की भी मात्रा है, तो उसकी जगह हम छा रखेंगे, तो छा में आ की मात्रा लगा देंगे। बाकी बचा क्या? आधा सा और त्रा, हो गया सच्छास्त्र। क्या हो गया? सच्छास्त्र हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं इसी का एग्जांपल। उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, प्लस के पहले ता, प्लस के बाद शा, प्लस के पहले ता, प्लस के बाद शा। लेकिन अब देखिए ये शा आधा है, तो इसमें क्या परेशानी है? जब शा आधा है तो छा भी आधा रहेगा। जब भाई ये बड़ा था तो हमने बड़ा रूप दिया ना, अब जब ये आधा है तो हम यहां भेदभाव थोड़ी करेंगे, हम आधा ही देंगे। ठीक है, जो भी मात्रा है आपको वैसा लगाना है। ता की जगह आएगा आधा चा, शा की जगह आएगा छा, और वास, उच्छ्वास। ठीक है, ये हो गया उच्छ्वास। तो सत धन शास्त्र का छत, धन श्वास का उच्छ्वास, दोनों ही बदले हैं, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी। ठीक है, चलो इसके बाद अगला नियम है नियम नंबर 8। ठीक है, सोचा कि धन्यवाद अभी से ही कर दिया, अभी से धन्यवाद नहीं है, अभी बेटा 17 रूल पढ़ने हैं आज पूरे के पूरे। ठीक है, 17 रूल देखने। जय काजा मोड़ी मोड़ा सो मत जाइयो, अच्छे से पढ़ते रहियो, यदि बोरियत लगे तो बीच बीच में रख दइयो, बाकी बाद फिर पढ़ लियो। बुंदेलखंडी भाषा, ठीक है, बुंदेली होंगे तो समझ जाएंगे, सागर के यदि जुड़े होंगे तो समझ लोगे। ठीक है, तो समझते रहियो बीच बीच में, सोइयो मत। चलो, ता के बाद यदि हा आ जाए, ठीक है, तो ता के स्थान पर दा, हा के स्थान पर धा, जैसा यहां पर था सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। ठीक है, प्लस के पहले ता है, बाद में शा है, तो ता भी बदल रहा है, शा भी बदल रहा है। प्लस के पहले ता है, बाद में हा है, तो ता भी बदल रहा है और हा भी बदल रहा है। ता किसमें बदलेगा? दा में, और हा किसमें बदलेगा? भा में बदलेगा। एग्जाम्पल देख लो, बिना एग्जाम्पल के तो आपकी खोपड़ी में कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। मोड़ा मोड़ी। चलो, लिखा है प्लस के पहले ता, बाद में हा। जो पहले, जिसके पास जो रूप है उसी रूप का वर्ण आएगा। ये आधा है तो ये आधा आएगा, ये पूरा है और बड़े आ के साथ में है तो ये बड़े आ के साथ में आए। ठीक है, जैसे उत धन हार, तो हो जाएगा ता की जगह दा आधा, हा की जगह धा और रा की जगह रा। शब्द बन गया उद्धार। शब्द क्या बन गया? उद्धार बन गया। आपकी किताब में लिखा होगा उद्धार ऐसा, तो बच्चा दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस इसमें हमने दा में धा को चिपका दिया है,
सॉरी इसमें चिपका दिया और इसमें हमने अलग अलग रख दिया है। बाकी बात एक ही है, दोनों ही सही है। लेकिन यदि मैं सही रूप में कहूं तो ये सही है, बट लेकिन जो बुक जिस फॉन्ट में आई है तो वो फॉन्ट एक्चुअल में आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए आपको वो देखने को मिला। यदि नॉर्मली किसी फॉन्ट का यूज करता है तो वो अलग ही मिलता। ठीक है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका नियम नंबर 8। ठीक है, अगला देखो नियम नंबर 9, मां पंचम वर्ण या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता। बड़ा प्यारा सा नियम, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के पहले आपको मां मिल जाए, प्लस के बाद में कछु भी मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए, तो यहां पर वो अनुस्वार में बदल जाता है। अब आप कहेंगे सर फिर आपने ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि आप और डिटेल में जानना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं, वो पंचम वर्ण में भी आ सकता है। लेकिन मैं सीधा सा नियम बता दूं बच्चा कि वो आप केवल अनुस्वार में कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। इसका मतलब है हम अपने इस कॉन्सेप्ट में इनको नहीं देख रहे हैं। किताब में मत काटना, किताब में थोड़ा सा डीप चीजें बताई गई हैं इसलिए अपन इसको रखा है। बट जब हमारे मानक शब्द में कहा गया है कि पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करना तो नहीं करना, फिर काहे को परेशान हो रहे हो। ठीक है, हम सीधा अनुस्वार लगाएंगे। फिर से समझना क्या कहा, प्लस के पहले मां आ जाए, बाद में कोई भी वर्ण आ जाए तो कुछ नहीं करना, इस मां को अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी में बदल देना है। लेकिन एक आध दो एग्जांपल मैं इसके भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से ट्रेंड में होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, बट हमें केवल अनुस्वार में रखना, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। लिखा है समधन धी, लिखा है समधन धी। आप कहेंगे कैसे बनेगा? प्लस के पहले देखिए मां, प्लस के बाद में कुछ भी, कुछ भी क्या है तो भाई धा है। तो पहले तो हम इन नियमों से एक बार बना के देखते हैं। तो इस नियम में देखिए धा कहां है, तो आप कहेंगे सर धा तो ये है, तो धा के बाद क्या है, धा के बाद ना है, मतलब धा जो सॉरी मां किसमें बदल जाएगा, तो वो मां बदल जाएगा ना में। तो चलो बदल के देखते हैं। तो आपने मां को किया आधा ना कर दिया और इसमें लगा दिया धी, संधि। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, संधि सही है। लेकिन आपको लगा कि नहीं सर हमें पंचम वर्ण नहीं रखना, हम इतनी चिकल्लस को नहीं देख सकते, हम इतनी परेशानियां नहीं सहन कर सकते, हम इतने रूल्स में क्या देखेंगे, तो आप बिंदी लगा दो, काम हो जाएगा। तो हो जाएगा संधि। ठीक है, तो आज ये हो जाएगा संधि। तो कुल मिलाकर आप पंचम वर्ण भी रख सकते हैं और आप जो है वो बिंदी भी रख सकते हैं। कोई भी शब्द आप निकाल लें, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे एक आध एग्जांपल और देखते हैं। अलम धनकार, इसको मिटा देता हूं। अलम धनकार, कुछ भी नहीं छापना है, तो जब कुछ छापना ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो प्लस के पहले लिखा है मां, प्लस के बाद का। तो देखो पहले हम इनसे समझते हैं, पंचम वर्ण यदि लगाना पड़े तो एक बार देख लेते हैं। प्लस के पहले मां, बाद में का, तो ये देखिए का के रूप में क्या बन रहा है, गा बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, मां की जगह गा लगाना है, मां की जगह गा का। ये हो गया अलंकार। आप कहेंगे सर अजीब लग रहा है, नहीं लिखना, कुछ मत करो, ये अंगा है वो बिंदी के रूप में आगे लग जाएगा और शब्द बन जाएगा अलंकार। भाई कोई भी शब्द उठा लो, अलंकार, धनंजय, परंतु, किन्नर, परंतु, परंतु पूछा गया है, परम धन तू, प्लस के पहले मां, प्लस के पहले ता, मां को बदल दो बिंदी में, ये बन गया परंतु। ये नियम लगा हुआ था जो आपके 2021 में पूछा गया। ठीक है, जितने भी पेपर्स हैं आप उनको अपने ऐप के प्रीवियस पेपर में से डाउनलोड कर सकते हो। 2015 से 2021 सभी क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर दिए गए, तो वहां से डाउनलोड करके आप एक बार फॉर्मेट अवश्य देख लिया करो। ठीक है, क्या क्या आता है, कैसे आता है। ठीक है,
तो यदि संधि के 3 प्रश्न पूछ रहा तो एक तो वो बहुत एंड बेंड दे देगा, 2 बहुत इजी दे देगा। तो एक एंड बेंड भी ना हो वो हम कोशिश करके चल रहे हैं, इसलिए टोटल हम 17 नियम देख रहे हैं, वरना हम 4-5 नियम देखते और आगे बढ़ जाते, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य 150 प्लस होना चाहिए और कोशिश वही कर रहे हैं कि कम से कम इतना जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है यदि ता के बाद शा हो तो ता चा में और शा छा में बदल जाता है। एक मिनट ना, ये नियम गलत, ये पढ़ चुके हैं एक्चुअली, मिसप्रिंट हो गए, इसको हटाते हैं। हाँ, ये 10वां नियम एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये 11वां नियम देखते हैं। यदि शाह, इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली नियम को छोड़ दिया है और फॉर्मेट कुछ अलग आ गया, प्रिंटिंग में थोड़ा सा वो टाइपिंग में या बनाने में डिजाइन में थोड़ी दिक्कत हो गई। चलो हटाते हैं, कोई काम का नहीं। यदि शाह व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले ई उ स्वर आ जाए तो सा शा में बदल जाता है। बहुत सीधी सी बात, यदि आप देखें सा और सा के पहले आपको मिल जाए ई या उ, यदि आपको प्लस के पहले ई या उ मिले, बाद में सा मिले, तो ये जो सा है ना, सा सरोते का, ये शा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? शा में बदल जाता है। जैसे वी धन सम, क्या लिखा है? वी धन सम। और एक और देख लेते हैं, निधन सेध। तो ये देखिए, ये सा, इसके पहले ई, इसके पहले उ, तो होगा क्या? अब बदलेंगे ये नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तो नियम के बिल्कुल बाहर भाग रहे हैं, हमें तो प्लस के पहले हलंत वाला वर्ण चाहिए था। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चा, यहां से नियम नंबर 11 से अब अपवादिक नियम शुरू हो गए हैं। मतलब ऐसे नियम जो उनकी परिभाषा के कॉन्सेप्ट को भी नकारते हैं। तो पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब से नियम नंबर 11 से थोड़ा सा आप समझने लग जाएंगे कि यहां से नियम बाहर हो रहा है, और यही डिफिकल्ट होते हैं, यही जो है वो सब नहीं पढ़ते हैं। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यदि आपने ये कोर्स लिया है तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें जो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं पेपर 5 और पेपर 6 में हम कहीं ना कहीं आगे रहें, हम लीड कर रहे हैं। ठीक है, और आप सोचे जब कोई नहीं पढ़ रहा है सर तो हम क्यों पढ़े? तो नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा। आप उनसे लीड तभी कर पाओगे जब हम उसे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो, और यही चीजें एक्स्ट्रा है। वो 4-5 नियम स्टार्टिंग में पढ़ो, वो सब पढ़ते हैं, सब किताबों में होता है, लेकिन ये जो नियम है जो बहुत कम किताबों में होता है, ठीक है, जो आप यूज करते हो या दूसरी भी किताबें देखी होगी उनमें नहीं मिलेगा, लूसेंट में नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलता। ये हम अलग से पढ़ रहे हैं, हमारी एक्स्ट्रा पावर के लिए, एक्स्ट्रा शक्ति के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए। ठीक है, तो बी धन सम, प्लस के पहले ई मिल जाए और बाद में सा हो जाए, तो ये सा शा में बदल जाता है। तो मित्र क्या हो जाएगा? विषम, और ये हो जाएगा निषेध। तो जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं वो आप यहां से देख लो, बाकी के कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे तो अपने ऐप पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए भी परेशान मत होना। तो अभी जितना किताब में दिया है उतने एग्जाम्पल आप पढ़ते जाओ, उससे कवर अप हो जाए। तो क्या देखा? प्लस के पहले ई या उ, बाद में सा, तो ये सा शा में बदल जाता है। तो निधन सेध निषेध, विधन सम विषम। अगला देखिए, अगला है यदि ना व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ण, ये देखिए, ना व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ण के पहले ई मिल जाए, री मिल जाए, रा मिल जाए या सा मिल जाए, ई मिल जाए, री मिल जाए, रा मिल जाए या सा मिल जाए, तो यहां पर ये ना ड़ा में बदल जाता है, ना ड़ा में बदल जाता है। जैसे परिधन मान, प्रधन मान, ठीक है, प्राधन मान। जैसे
हाँ, इनको ही देख लो अभी। जैसे प्लस के पहले आपको क्या मिल गया, ई मिल गया, और रा भी मिल गया, राधन ई दोनों ही मिल गए। तो और बाद में देखिए मां मिल गया, तो क्या हुआ, सॉरी मां नहीं, ये ना मिल गया, तो ये ना बदलेगा, किसमें बदलेगा, णा में। तो क्या हो गया, परिमाण। अब देखो यहां पर तो और परेशानी आ गई, सर प्लस के पहले देख रहे थे, प्लस के बाद देख रहे थे, और आपने संधि की परिभाषा में भी यही बताया था, ये तो उसको भी कह सकते हैं कि नकार रहा है, तो बिल्कुल वो उसको भी नकार रहा है। मतलब यहां मां को नहीं देख रहे, हम ना को देख रहे हैं, और ना को ही बदलेंगे णा में, तो हो जाएगा परिधन मान का परिधन मान। ठीक है, तो इनके भी जितने एग्जाम्पल है बेटा वो उतने देख लेना। कुछ कुछ नियम जो है वो नकारते हैं, तो ये नकारने वाले नियम है, अपवादिक नियम है। अगला देखते हैं प्राधन मान। ठीक है, प्र शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्र में जो है वो आ भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। आ तो जुड़ा नहीं, कारण इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि आ तो सामान्यतः होता ही है। ठीक है, तो हमने यहां पर आ रखा हुआ है। बाद में आप देखेंगे ना का प्रयोग हुआ है, तो प्राधन मान, तो शब्द हो जाएगा बेटा प्रमाण। तो शब्द क्या हो जाएगा, प्रमाण। तो ये वाले नियम की बात करूं तो ये भी अपवादिक नियम है, और इस नियम की भी बात करूं ये भी अपवादिक नियम है, जो उनके नियमों को और सामान्य तौर पर संधि के नियमों को भी काम में नहीं ला रहा है, जिसका प्रयोग इस पर नहीं हो रहा है, वो अपवादिक नियम। बट नियम तो नियम है, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला है यदि योग चिन्ह से पहले, ठीक है, कोई भी स्वर मिल जाए, बाद में छा मिल जाए, तो ज्यों का त्यों रहेगा, बस बीच में चा का आगम हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आगम क्या होता है? आगम का मतलब है कि कुछ बदलाव ना होना, लेकिन बस किसी वस्तु का जगह पर बीच में लग जाना। ठीक है, जैसे 4 लोग हैं, मैंने कहा कि 4 लोगों में 5वें का आगम हो गया, इसका मतलब 4 लोग तो जैसे कि तैसे रहेंगे, उनमें से कोई कमेगा नहीं, बस 5वां जाएगा, तो टोटल 5 हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि उस व्यक्ति ने उन 4 में से एक व्यक्ति को रिप्लेस किया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 4 थे, एक आया, एक को भगाया, 4 ही रह गए। तो अभी तक रिप्लेस करने का काम चल रहा था, इसमें आगम करने का काम है। आगम का मतलब वो लग जाएगा, जैसे अनुधन छेद, अनुधन छेद, प्लस के पहले कोई भी स्वर है, प्लस के बाद छा है, तो क्या होगा, अनु ज्यों का त्यों, छेद ज्यों का त्यों, बस चा का आगम हो गया, चा आधा लग गया, तो शब्द बन गया अनुच्छेद। एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे विधन छेद, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद छा है, तो वी का वी, छेद का छेद, सब ज्यों का त्यों, बस चा का आगम हो गया। परिच्छेद, परिधन छेद, परी का परी, छेद का छेद, चा का चा, हो गया परिच्छेद। तो आपने देखा चा का आगम हुआ है, चा ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, इसके पहले सब रिप्लेस करने वाले चल रहे थे, इसमें रिप्लेस नहीं होगा। तो एक एक नियम को अच्छे से देखते जाइएगा। फिर से कह रहा हूं, यदि लग रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दो, फिर से उठा लो और फिर से देखना शुरू कर दो, लेकिन आप एक फ्रेश माइंड से देखना शुरू करना, जिससे कि वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो सके। समझे मोड़ा मोड़ी? चलो आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 14। नियम नंबर 14 क्या कहता है कि भाई प्लस के पहले सम शब्द मिले, सम उपसर्ग मिले, ये देखिए मिल गया है, बाद में आपको क्री धातु मिले। अब आप कहें सर ये धातु क्या है? धातु जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत में धातु के कई सारे शब्द बनते हैं। जैसे क्री, क्री धातु के कई सारे शब्द बने, जैसे कृत, जैसे कार, जैसे कृति, जैसे करण, जैसे कर्ता, ये क्री धातु के शब्द हैं। क्री का सामान्य अर्थ होता है करना,
और क्रिया शब्द भी इसी से ही बना हुआ, क्री धातु से। क्री का मतलब करना। तो प्लस के पहले आपको सम उपसर्ग मिल जाए, मतलब सम शब्द मिल जाए, और बाद में आपको क्री धातु मिल जाए, तो क्री धातु में इनमें से आपको कोई भी शब्द मिल सकता है, कोई भी उठाकर आप चिपका देंगे। क्लियर है? तो आप कोई भी यहां से उठा देंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर आप सा का आगम कर देंगे, मतलब सा लग जाएगा। जैसे यहां पर चा लगा था, यहां पर सा लग जाए। क्लियर है? तो जैसे सम धन कृत, क्या हो जाएगा? सम धन कृत। तो क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? अच्छा, पहली बात तो मां किस में बन सकता है? थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। ये देखो, मां किस में बन रहा है? अनुस्वार मतलब बिंदी में। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो बस एक काम कर दे, छोटा सा काम, सा मां को इस बिंदी के रूप में लगा देते हैं। लगा दिया। अब आगम किसका करना है? सा का। आधा या पूरा? आधा। कृत का, कृत लिख दिया, शब्द बन गया संस्कृत। एक एग्जांपल और देखते हैं। समधन करण, सम शब्द है, ठीक है। पहले मां को बिंदी के तौर पर लगा दो, सम हो गया। बीच में क्या लगाना है? सा, और लिख दो करण। संस्करण मतलब रूप। जैसे हमारी पुस्तक का ये जो आपके हाथ में है वो पहला संस्करण, लेकिन जब है कुछ सुधार करके दूसरी बार जब आएगा तो दूसरा संस्करण होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो संस्करण का मतलब है प्रतिरूप, रूप होना। ठीक है, तो ये हो गया। और एग्जांपल देख लो, कोई भी उठा लो। कृत हो गया, कार से उठा लो तो समधन कार, मां बनेगा बिंदी, सा लगा दो और कार, तो क्या हो गया? समधन कार संस्कार, समधन कृत संस्कृत, समधन करण संस्कृत। क्लियर है? तो ये बन गया। इसी जैसा एक और है परी वाला, और परी वाला है ये कि परी आ जाए। अभी क्या आ रहा था? सम आ रहा था, ये सम। अब क्या आ रहा है? परी आ रहा है, और उसके बाद भी क्री धातु आ जाए। क्री मतलब कृतकार, कृति, करण, कर्ता, ये आ जाए। तो अभी हम शा को ला रहे, सॉरी सा को ला रहे थे, अब हम शा को लाएंगे। सा सरोते का, शा षटकोण का। ठीक है, अब हम ये लाएंगे। जैसे इसी को देखते हैं, समधनकृत था, तो जैसे हमने परिधनकृत रखा, तो परी का परी, कृत का कृत, बीच में किसको लगाना है? शा को। तो क्या हो गया? परिष्कृत। और देखो, परिधन कार, तो परी का परी, कार का कार, शा का शा, परिष्कार। ठीक है, परिधन करण, परी का परी, करण का करण, बीच में क्या लगाना? शा, परिष्करण। साफ करना, रिफाइन करना, परिष्करण कहला। ठीक है, उसकी क्रिया को परिष्क्रिया, परिष्कृति कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका 15वां नियम। यदि उपसर्ग के बाद, क्री धातु के बाद शब्द कृत, कार्य, कृति, करण, कर्ता आए तो शा का आगम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलो 16वां। अब संस्कृत में कुछ शब्दों का ना से अंत होता है। ना से अंत होने वाले, ना से अंत होने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आत्मन, हस्तिन, पक्षिन, ये शब्द हो सकते हैं। उनके बाद कोई भी शब्द आ जाए तो ये जो ना दिख रहा है ना बच्चा, ये वाला ना, उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है। जैसे मैंने रखा आत्मन धन हंता, या पक्षिन धन गण, और जो आपके 2020 में पूछा गया था हस्तिन धन दंत। तो क्या करेंगे? हस्तिन, ऐसे शब्द जो ना पर खत्म हो रहे हैं। क्लियर है? और उसके बाद कोई शब्द आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो ना है उसको हटा देना। तो जब आप ना को हटाओगे तो आत्मन का आत्म हो जाएगा, हंता का हंता हो जाएगा, आत्महंता, जो स्वयं का को मारने वाला हो, जो स्वयं की हत्या करने वाला हो, जो आत्महत्या करने वाला हो,
वो आत्महंता कहलाता। ठीक है, हम सुसाइड कहते हैं ना, जो खुद को मार दे। पितृहंता, पिता को मारने वाला। ठीक है, अच्छा पितृन, इसमें भी आप देखेंगे तो शब्द क्या है, पितृन हंता, मातृन हंता। ये तो पितृन धन हंता, पितृहंता, ऐसे कई सारे शब्द, लेकिन मैंने कुछ शब्द ही लिखे। मातृन धन हंता, मातृहंता, जो अपनी मां को मारने वाला हो वो मातृहंता, जो अपने पिता को मारने वाला हो वो पितृहंता, जो स्वयं को मारने वाला हो वो आत्महंता कहलाता। इसमें देखें पक्षिन धन गण, तो पक्षी का पक्षी, गण का गण, तो हो जाएगा पक्षीगण। अब ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए पक्षीगण ये सही है, तो ये बेटा गलत है। पक्षीगण ये शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर संधि हो रही है, और जब संधि होगा तो यहां पर छोटा ई लगेगा, बड़ा ई नहीं लगेगा। ठीक है, हस्तिन धन दंत जो पूछा गया था बहुत इजी था। हस्तिन धन दंत का हस्ती दंत होगा। वैसे उन्होंने ये पूछा था कि हस्ती दंत का विच्छेद कीजिए, तो वो होगा हस्तिन धन दंत। ये भी जितने किताब में दिए गए हैं तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा लगेगा, मैं और एक्स्ट्रा कंटेंट दे दूंगा, उसके लिए समस्या वाली बात नहीं है। जितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं, वो सब अपन करने की कोशिश करेंगे। पेपर 5 और पेपर 6 को सही करवाने का, आपको बेहतर करवाने का जिम्मा जब मैंने लिया है, जिम्मेदारी ली है, तो हम बहुत बेहतर करेंगे। क्लास से लेकर कंटेंट तक आपको बहुत बेहतर दूंगा। और ये बात मैं यूट्यूब पर नहीं कर रहा हूं, आपकी क्लासेस में कर रहा हूं। जब आपने कोर्स ले लिया है तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं अपनी तरफ से जितना डेडिकेशन होता है वो सारा मैं दूंगा, चाहे वो कंटेंट का हो, चाहे क्लासेस का हो। और आवश्यकता पड़ी है कि मेरे मार्गदर्शन की, तो उसकी भी अपन जो है पूरी तरीके से कार्य अपन उसमें करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग भी कैसा होगा तो वो भी हम बीच बीच में एक बार यूट्यूब पर ले जाते रहेंगे, उस पर भी हम ले जाएंगे, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और एक ऐसा कह सकते हैं कि रूल था जो मेरे हाथों से निकल गया, नजरों से निकल गया, और जिसे मैं रख नहीं पाया, क्योंकि उस समय मैंने सोचा ये बहुत जरूरी है नहीं है, मुझे दिमाग में आया था यार इसको रखना चाहिए था, बट रख नहीं पाया किसी कारणवश। मुझे लगा कि यार ये जरूरी नहीं, और वही पूछ लिया। बट ठीक है, चीजें समझते समझते जो चीजें होती हैं उसे हम सीखते हैं। मैंने भी सीखा कि जो चीजें जरूरी नहीं लग रही है फिर भी कंटेंट में डालना आवश्यक है। कभी कभी वहां से चीजें आ जाती, क्योंकि संधि में जहां तक हो सकता था वो अपन ने सारी चीजें अपन ने कवर की थी, बस ये चीज रह गई। अगली बार संस्करण में अपन इसमें डाल देंगे, बट आपकी क्लास में मैं इसको बता देता हूं। क्या है कि अहन शब्द के बाद, मतलब प्लस के पहले आपको अहन मिल जाए, प्लस के पहले अहन मिल जाए, और बाद में यदि रा आ जाए, रा आ जाए, तो ये जो अहन है ना बच्चा, ये बन जाता है अहो। जी अहो बन जाता है। लेकिन इस अहन के बाद में यदि रा को छोड़कर कोई भी शब्द आ जाए, रा ना आए, तो ये शब्द बन जाता है, सॉरी, ये गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अहन शब्द के बाद यदि रा आ रहा है तो यहां रा आए तो अहो बनेगा। ठीक है, और अहन शब्द के बाद रा को छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो वहां आहर बनेगा। छोटा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आहर हो जाएगा। अहोरात्र, हाँ अहो, और यहां पर क्या हो जाएगा, आहर। अब सही समझाता हूं कैसे, एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल से बताओ। यहां लिखा हुआ है जैसे अहन धन रात्र, रात्र का मतलब होता है रात, ठीक है, और रात्र का ही एक और पर्यायवाची शब्द है निशा, अहन धन निशा। अब देखो यहां पर है अहन के बाद रा, अहन के बाद रा,
तो अहन क्या बनेगा बच्चा, वो बन जाएगा अहो। तो हो जाएगा अहन धन रात्र अहोरात्र, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अब आप कहो कि सर यदि ना है तो अब क्या करेंगे, हम अहन के बाद यदि रा है, रा नहीं है तो हम आहर में बदल देंगे, तो हो जाएगा अहर्निशा। यहां हो गया अहोरात्र, यहां हो गया अहर्निशा। तो यहां पर क्या किया, अहन के बाद रा है तो अहो, अहन के बाद रा नहीं है तो अहर, रा है तो अहो, नहीं है तो अहर, यदि रा है तो अहो, यदि रा नहीं है तो अहर, बस। ठीक है, तो यहां पर अहन शब्द के बाद रा आए तो वो अहो बनता है, और एवं अहन शब्द के बाद रा को छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो वो आहर बनता है, आहर बन। क्लियर यहां तक? तो ये हो गए हमारे तकरीबन 16, क्योंकि एक तो मिसप्रिंट हो गया था, गलत था। तो टोटल मिलाकर हमारे 16 नियम है, जहां से कोई भी शब्द यदि आए तो आप जिसे कवर कर सकते हैं, जिसे आप वहां पर डील कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं दोस्त, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल बुक से देखते जाना। ये बुक नहीं है तो कोई दूसरी बुक, ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको सारी क्रमबद्ध चीजें मिल जाएंगी। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, लगभग क्रम से ही करा रहा हूं। बाकी फिर भी कोई दूसरी बुक हो तो उससे भी आप प्रैक्टिस करते जाइए। बुक भी नहीं हो तो गूगल की मदद ले लीजिए, गूगल से निकालते जाइएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना, इसके PYQ को देखना अति आवश्यक है, तो वो जरूर आप देखते जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हर हर महादेव, और मिलते हैं अगली क्लास में विसर्ग संधि के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।